हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। एक दिन गैपिंग के बाद फिर मैं आई हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो ये क्लास को लेकर सिंसियर नहीं हो बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोग होमवर्क ही नहीं करते ना, एमसीक्यूज जो डेटा है उसको सॉल्व ही नहीं करते हैं। वैसे ही ऐसे ही क्लास ज्वाइन करके रखा है जिससे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को कम पैसा लेके मैंने गलती कर दिया है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करता है ना कि जो फ्री में मिल जाता है वो चीज़ को वैल्यू नहीं करता है, जो ज़्यादा दाम होता है उसको ज़्यादा वैल्यू करता है। इसलिए आप लोग से ज़्यादा पैसा लेने से आप लोग वो पैसा का वैल्यू वसूलने के लिए क्लास अटेंड करना था, शायद ऐसे लगता है। नेक्स्ट बैच जब करेगा आप लोग के बाद तब हम ज़्यादा पैसा लेगा। मजाक ही सही। लेट्स वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। तो हम लोग लास्ट क्लास में यही डिस्कशन कर रहा था ना कि ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, यहाँ पे भी वही कंटिन्यूएशन है। कंपनीज रूल इन बंगाल, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिराजुद्दौला एक इम्पोर्टेंट वो है, क्या है, फिगर है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो जब वो 1756 में नवाब बनता है अलीवर्दी खान के बाद, तो वो बस 18 इयर्स का ही था, ठीक है। तो 18 इयर्स जो होता है बहुत यंग होता है ना, आप लोग से भी ज़्यादा कोई किसी से छोटा होगा। तो यंग वाला जो इंसान होता है तो वो गर्म मिजाज का होता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, राइट। कोई आपको डोमिनेट करने के लिए कोशिश कर रहा है तो बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे वाला। हमारे यहाँ भी बोलते रहता है ना, हम लोग राजपूत है ऐसा, लाइक दैट। तो ऐसे ही इन द सेंस यहाँ पे भी सिराजुद्दौला का मिट्टी में बंगाल में क्या हो रहा था कि फॉरेनर्स का दखल अंदाजी हो रहा था। आपका यहाँ पे अरुणाचल पे अगर नॉन ट्राइबल लोग जो घर बनाने लग जाएगा, मिट्टी खरीदने लग जाएगा और आपको ही इल ट्रीट करेगा तो आप कैसे लगेगा, आप भी वो करेगा ना, रिवोल्ट करेगा। इन द सेम वे सिराजुद्दौला भी यही वही कर रहा था। उसको पसंद नहीं था कि ब्रिटिश जो यहाँ का मैटर्स में दखल अंदाजी करे और यहाँ पे अपना घर मकान बनाए, फोर्टिफिकेशन करे, लाइक दैट, राइट। तो इसीलिए वो ही वॉज वेरी मच अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऊपर से ब्रिटिश लोग दस्तक का मिसयूज कर रहा था। दस्तक जो एक परमिशन है, ठीक है, दस्तक जो परमिशन है ईस्ट इंडिया कंपनी को देना, कंपनी को दिया था, किसी पर्सनल आदमी को नहीं दिया था, पर्सनल आदमी को नहीं दिया था। कंपनी को ये मतलब परमिशन दिया था कि यहाँ पे आप लोग फैक्ट्री सेटअप कर सकता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि कंपनी में जो ऑफिसर्स रह रहा था वो लोग अपना करप्शन करके अपना पॉकेट पील करने में बिजी था, जिसके वजह से सिराजुद्दौला को बहुत लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इसके वजह से सिराजुद्दौला इसका भी अगेंस्ट था, इसीलिए वो ब्रिटिश को नफरत करता था। इसीलिए जब वो नवाब बना है ना तो ब्रिटिश के खिलाफ होना शुरू हो गया, ठीक है। वो नवाब बनते ही ब्रिटिश का फोर्टिफिकेशन क्या वाला को अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे हमने पहले ही बताया था, कासिम बाजार को अटैक कर दिया, फोर्ट विलियम को अटैक कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। तो इसके वजह से ब्रिटिश भी सिराजुद्दौला से काफ़ी कपा था, अगेंस्ट सिचुएशन में सिराजुद्दौला ब्रिटिश का अगेंस्ट था, ब्रिटिश सिराजुद्दौला का अगेंस्ट था। ऑटोमेटिकली वॉर तो होना ही था, राइट। ऐसा करके ब्लैक होल ट्रेजेडी जो आप लोग को बताया था वो भी हो जाता है। तो उसको सिराजुद्दौला को बदनाम करता है। तो सिराजुद्दौला का खिलाफ प्लॉटिंग करना शुरू हो गया और अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को बुरी तरह हरा देता है। क्यों हरा देता है, क्यों सिराजुद्दौला हार जाता है? क्योंकि उसका ही आदमी, सिराजुद्दौला का ही बहुत इंपॉर्टेंट आदमी लोग उसको बिट्रे कर देता है, धोखा दे देता है, राइट। ऐसा करके और सिराजुद्दौला को ख़त्म कर लेने के बाद एज प्रोमिस्ड बाय ब्रिटिश, मीर जफर जो है सिराजुद्दौला का जो मीर बख्शी था, राइट, आर्मी मिलिट्री ऑफिसर था, उसको नवाब बना देता है एज प्रोमिस्ड बाय ब्रिटिश। क्योंकि ब्रिटिश ने बोला था ना मीर जफर को कि सिराजुद्दौला को हटाने में अब अगर हमारे साथ दोगे तो आपको बनाएगा, क्या बनाएगा, नवाब। तो ऐसे ही करके मीर जफर जो नवाब बन जाता है, ठीक। मीर जफर जो नवाब बनने का बाद ये करेगा वो करेगा बोल के बहुत सपना था मीर जफर का कि हम जो नवाब बनने के बाद वो करेगा ये करेगा बोल के। लेकिन जब वो नवाब बन जाता है तो वो ब्रिटिश का पपेट बन जाता है। एज ब्रिटिश ने उसको नवाब बनाया ना हेल्प करके, तो ब्रिटिश ने बहुत फ़ायदा उठाया, अलग अलग टाइप से डिमांड करके पैसा, परमिशन, क्या क्या डिमांड करते गया और अल्टीमेटली मीर जफर को महसूस हुआ कि ब्रिटिश ने उसको पूरा
खोखला कर दिया, उसका ट्रेजरी एम्प्टी कर दिया। उसके पास मीर जफर के पास अभी बंगाल को चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ब्रिटिश ने पूरा ले लिया है। तो मीर जफर जो क्या होता है कि पछताता है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया ब्रिटिश का साथ दे के। तो वो ब्रिटिश को बोलता है आपको हम साथ दिया था, अब हमको नवाब बना के, नवाब बस नेम सेक में है, हमको कुछ भी पावर नहीं मिल रहा है, ना पैसा ना पावर मिल रहा है बोलते हैं। तो अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है मीर जफर भी। तो मीर जफर को ही हटा देता है ब्रिटिश लोग, मीर जफर को ही नवाब से हटा देता है। और उसका ये जो सन इन लॉ होता है मीर कासिम, उसको फिर से नवाब बना देता है। अभी देखो नवाब मेकर हो गया, किंग मेकर हो गया ब्रिटिश जो बंगाल में, पूरा अपना हाथ में नचा रहे इन लोग को। ब्रिटिश लोग को लगता है कि मीर कासिम को नवाब बनाने से हम लोग उसको एक फेवर कर दिया है, तो मीर कासिम हमारे अंडर में रहेगा, राइट, हमारे अंडर रहेगा सोचता है। लेकिन भी मीर कासिम जो नवाब बनने के बाद इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है। उसको लगता है कि वो हम मीर जफर जो उसका मतलब ससुर जी है, वो तो ब्रिटिश के अंदर में ताकत पुतलिया की तरह, हम जो लेकिन खुद से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसके वजह से नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने काफ़ी सारा ऐसा पॉलिसीज लागू करना शुरू कर दिया जो ब्रिटिश का जो बिजनेस है, कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है, उसको थोड़ा असर कर रहा था और इंडियन के लिए ज़्यादा अच्छा हो रहा था। इसीलिए ब्रिटिश को थोड़ा प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गया मीर कासिम से। मीर कासिम को वो लोग बोलता भी ऐसा मत करो, लेकिन फिर मीर कासिम जो एज इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है तो ब्रिटिश का बात नहीं मानता है, जिसके वजह से मीर कासिम और ब्रिटिश के खिलाफ वारफेयर होना शुरू हो जाता है और मीर कासिम जो बुरी तरह हार जाता है। और उसके वजह से मीर कासिम जो क्या होता है कि भाग जाता है, अवध में भाग जाता है। अवध में मीर कासिम को हटाने का बाद मीर कासिम का भाग जाने के बाद फिर ब्रिटिश जो मीर जफर को नवाब बना देता है और बोलता है कि आपको पहले हम लोग नवाब बनाया था तो अब हमारे खिलाफ हो गया था, अभी आप हमारे खिलाफ नहीं होना है क्योंकि अभी आपको हम लोग एहसान कर रहे हैं ऐसा, राइट। तो फिर उस समय में मीर जफर के पास ना पैसा था ना पावर था, तो क्या ही करता था। जब उसको नवाब दिया गया था तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है आप लोग का जो जैसे बोलेगा हम वैसे ही करेगा, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ब्रिटिश को अभी लगने लगा था कि बंगाल में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, राइट। मीर कासिम जो भाग गया था ना अवध में, वहाँ वो भाग के उसको एक वहाँ का नवाब जो उसको सपोर्ट करता है, शेल्टर देता है, जिसका नाम था शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध। क्योंकि उसको भी पूरा ब्रिटिश ने मतलब बहुत पावरलेस होने तक कर दिया था, जिसके वजह से शुजा-उद-दौला जी भी ब्रिटिश के खिलाफ था। और शाह आलम II मुगल एम्परर, उस टाइम में लेटर मुगल एम्परर का नाम था शाह आलम II, ये भी ब्रिटिश के खिलाफ था। तो तीनों मिलके क्या करता है, मीर कासिम जो इन लोग का साथ मिलके तीनों मिलके वार करने का डिसाइड करता है। तो उन लोग को लगता है कि हम लोग का तीन एक साथ मिलने से ब्रिटिश को हरा देगा करके तीनों प्लानिंग करके कंबाइंड फोर्सेस 40,000 आर्मीज के साथ बुक्सर में वार लड़ने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ चला जाता है। लेकिन भी क्या होता है कि इन लोग इतना ज़्यादा आर्मी होने से भी, ब्रिटिश का बहुत कम आर्मी होने से भी, ब्रिटिश का तो वेल इक्विप्ड था ना, आर्म्स एंड मुनिशंस सिस्टमेटिक था और एफिशिएंट था और सफिशिएंट भी था। इंडियन पीपल वर डिसऑर्गेनाइज्ड और ना उन लोग के पास मॉडर्न आर्म्स एंड एम्युनिशंस था, ना प्रॉपर लीडर था, जिसके वजह से इंडियन पीपल को बैटल ऑफ बुक्सर जिसका नाम है वहाँ पे हारना पड़ा था। तीन नवाब को मिलके, शाह आलम II, नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम, तीनों का आर्मी भी नहीं हरा पाता ब्रिटिश को। और उस टाइम को ब्रिटिश में जो लीड करने वाला था वो हेक्टर मुनरो था। वो बहुत काबिल इंसान था, अच्छा से लीड कर सकता था, जिसके वजह से ब्रिटिश लोग इजीली ये तीनों का कंबाइंड फोर्सेस को भी बैटल ऑफ बुक्सर में हरा देते हैं। तो बैटल ऑफ बुक्सर कब होता है वो आपको याद रखना है, बैटल ऑफ बुक्सर 1764 में होता है। और अपोजिट साइड में 3 इंडियन नवाब्स और दूसरा साइड में ब्रिटिश अंडर हेक्टर मुनरो, ऐसा। तो बैटल ऑफ बुक्सर खत्म होने के बाद ये लोग तीनों हार जाता है। तो जो मीर कासिम है वो तो कहीं का नहीं रहता है, पूरा गायब ही हो गया। तो दोनों बच गया, नवाब ऑफ अवध और शाह आलम II, ये दोनों के साथ
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है 1765 में ब्रिटिश का साथ, और इसमें बहुत पावर ट्रांसफ़र हो जाता है, ब्रिटिश को दे देता है। ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों हारने वाला है ना, तो हारने वाला पार्टी, तो जो ब्रिटिश बोलेगा वही एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के पास के बाद तो कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उतारने वाला ही नहीं था बंगाल में। तो आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और आफ्टर ट्रीटी बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश जो क्या हो गया, बंगाल का असली मालिक बन गया। ना नवाब, ना सुल्तान, ना एम्परर, ब्रिटिश ही मेन मालिक बन गया था आफ्टर दिस बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल में ब्रिटिश का रूल गवर्नमेंट शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए बंगाल में एक सिस्टम लागू करता है जिसका नाम है डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल। ये 1765 से स्टार्ट होके 1772 तक ये सिस्टम चलता है, डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल। और ये डुअल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाला को अक्सर एग्जाम में पूछता है, हु इंट्रोड्यूस डुअल सिस्टम इन बंगाल। तो इसमें गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, राइट, लॉर्ड क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बन गया था, तो ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम विच continued from 1765 to 1772। यहाँ पे ब्रिटिश जो ये डुअल सिस्टम है ना, बहुत चालू तरीका से करता है, ठीक है। जो जहाँ से पैसा आएगा, नहीं, जो पैसा का लेन देन का बात होता है, वो इशू को अपना पास रखता है, पावर को कम्प्लीटली, दीवानी राइट्स बोलता है उसको अपना कंट्रोल में रखता है। लेकिन जो निजामत है, निजामत जो ड्यूटी है, पुलिस से रिलेट वाला, जुडिशियल से रिलेट वाला, उसको अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल में रखता है। क्योंकि इसमें ब्रिटिश जो झंझट लेने मन नहीं था। जैसे आपस किसी का घर में चोरी हो गया तो उसको कौन ब्रिटिश संभालेगा, है? ये झंझट को छोड़ो। पति पत्नी का बीच में झगड़ा हो गया, डिवोर्स हो गया, वो सबको झंझट को लेने मन नहीं है। इसको दीवानी ये जो ये सब चीज़ पुलिस से रिलेट वाला, ये सब जस्टिस रिलेट वाला को इन लोगों को ही संभालने दो। हम लोग अपना पैसा लूटने वाला काम करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन ये सब हम लोग करेगा। ऐसा करके अपना पास इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को रखता है, और जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इंडियन के हाथों में, मतलब बंगाल्स के हाथों में रखता है। इस तरह से ब्रिटिश जो मतलब संभालना उन ब्रिटिश का हाथ में है। नाम तो ब्रिटिश के अंदर में है, लेकिन असली काम को ही अपना कंट्रोल में करेगा। और जो थोड़ा झंझट वाला है उससे झंझट फ्री रहना चाहता था इस डुअल सिस्टम से। ऐसा ये सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी रेवेन्यू बंगाल में जनरेट होता है उसको ब्रिटिश कलेक्ट करेगा, राइट। और ब्रिटिश कलेक्ट करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए जो पैसा जरूरी है किंगडम चलाने के लिए, उससे ब्रिटिश जो थोड़ा रेवेन्यू से निकाल के 56 लाख देगा। ऐसा देखो, सैलरी दे रहा है, इंडियन पीपल को ही सैलरी दे रहा है, इंडियन ही का ही मिट्टी में रह के, लाइक दैट, राइट। तो ऐसा करके जो पब्लिक वर्क्स है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे 56 लाख देगा, बाकी पूरा ब्रिटिश का हाथ में रहेगा। ऐसा अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। बाद में तो ये अमाउंट को 33 लाख सिर्फ कर दिया था, जिसके वजह से बंगाल का में एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत तकलीफ हो गया था, ठीक है। ये है डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल। ये बाद में 1772 में एबोलिश हो जाता है, उसको हम लोग बाद में देखेगा इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस। अभी के लिए आज के लिए इतना ही क्लास करूंगी, ज़्यादा क्लास कराने से कोई पसंद नहीं करता है ना, इसलिए आज के लिए इतना ही करूंगी। जो MCQs देगा उसको जैसे भी सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर को, राइट। रॉन्ग लगने से हम आप लोग को करेक्ट करेगा, रॉन्ग होने का संभावना ही नहीं है, आप लोग क्लास करके आंसर करेगा। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द MCQs।